स्वागत है। आज हम भौतिकी की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन डरावने समीकरणों से नहीं। बल्कि उस भाषा से बात करेंगे जिससे ये दुनिया चलती है, यानी माप की इकाइयां। बिल्कुल, एक ऐसी भाषा जो हमें एक अणु के केंद्र से लेकर सबसे दूर की आकाशगंगा तक हर चीज को समझने में मदद करती है। हाँ, और हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो एक दिमाग चकरा देने वाली गणना से शुरू होते हैं। सोचिए, अगर 1 किलोग्राम पदार्थ को, मान लीजिए पानी की एक बोतल, पूरी तरह से ऊर्जा में बदल दिया जाए तो क्या होगा? E=mc² का इस्तेमाल करने पर इससे 9 गुणा 10⁻16 जूल ऊर्जा निकलेगी। ये संख्या इतनी बड़ी है, मतलब इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे ऐसे देखिए, ये ऊर्जा भारत के कई बड़े शहरों को महीनों तक बिजली दे सकती है, सब कुछ सिर्फ 1 किलोग्राम पदार्थ से। वाओ! ये दिखाता है कि किलोग्राम जैसे एक सरल शब्द में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी है। सही। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, ये समझना कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को मापने के लिए ये एक आम भाषा कैसे बनाई। हम उस दौर की बात करेंगे जब माप का कोई एक तरीका नहीं था, और फिर उस ऐसा सिस्टम को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज हमें लगता है कि दुनिया में कहीं भी 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब माप की दुनिया में पूरी तरह से अराजकता थी। इससे आप माप की क्षेत्रीय बोलियों जैसे समझ सकते हैं। हर जगह का अपना अलग हिसाब किताब था। हाँ, हमारे स्रोतों में 3 प्रमुख प्रणालियों का जिक्र है जो उस समय प्रचलित थीं। पहली थी FPS प्रणाली, यानी लंबाई के लिए फुट, वजन के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। बिल्कुल। ये आज भी अमेरिका जैसी जगहों पर रोजमर्रा का इस्तेमाल होती है। और मुझे हमेशा लगता है कि क्यों 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 पाउंड में 16 औंस। ये अपने आप में एक पहेली है। सही कहा। इसके अलावा वैज्ञानिक समुदाय में 2 और प्रणालियां थीं। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये सिर्फ असुविधाजनक नहीं था, ये खतरनाक था। विज्ञान और इंजीनियरिंग में मतलब छोटी सी भी गलतफहमी बहुत बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 1999 का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर हादसा है। हाँ, वो कहानी तो कमाल की है। क्या हुआ था उसमें? नासा ने मंगल ग्रह के मौसम का अध्ययन करने के लिए $125 मिलियन का एक ऑर्बिटर भेजा था। ओके। लेकिन उसे बनाने वाली 2 टीमों ने अलग-अलग मापन प्रणालियों का इस्तेमाल कर लिया। एक टीम ने बल की गणना के लिए मीट्रिक इकाई न्यूटन का इस्तेमाल किया, और दूसरी टीम ने शाही इकाई पाउंड बल का। हाँ, नतीजा, ऑर्बिटर मंगल के वायुमंडल में बहुत नीचे चला गया और जलकर राख हो गया। मतलब सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर एक साधारण सी गलती की वजह से खत्म हो गए। एक रूपांतरण की गलती। ये दिखाता है कि एक साझा भाषा का न होना कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रगति के लिए भी जरूरी था। इसी भ्रम और खतरे को दूर करने के लिए एक सार्वभौमिक मानक की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया का हर वैज्ञानिक, हर इंजीनियर बिना किसी गलतफहमी के इस्तेमाल कर सके। और यहीं पर SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल प्रणाली की एंट्री होती है। 1971 में, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। यह अनिवार्य रूप से MKS प्रणाली का ही एक कह सकते हैं विस्तृत और बेहतर रूप है। और ये विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने वैश्विक सहयोग के दरवाजे खोल दिए। अब हर कोई एक ही नियम से खेल रहा था। इस प्रणाली की नींव 7 मूल मात्रकों पर रखी गई है। मुझे ये भौतिकी की वर्णमाला की तरह लगते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है सोचने के लिए। जैसे 26 अक्षरों से हम अनगिनत शब्द बना सकते हैं, वैसे ही इन मूल मात्रकों से हम भौतिकी की लगभग हर मात्रा को व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, पर ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वर्णमाला में आप अक्षरों को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप मीटर में सेकंड नहीं जोड़ सकते। इसके नियम भौतिकी खुद तय करती है, जो इसे और भी मजबूत बनाता है। अच्छा। ये 7 आधार स्तंभ हैं। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, तापमान के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। 1 मिनट, मुझे हमेशा ये थोड़ा अजीब लगता है कि द्रव्यमान की मूल इकाई ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक क्वर्क है। अच्छा। जब इन इकाइयों को परिभाषित किया जा रहा था, तो शुरुआती प्रोटोटाइप का वजन आज के किलोग्राम के करीब था। जब प्रणाली को मानकीकृत किया गया, तो उस भौतिक वस्तु को आधार माना गया
और उसका नाम किलोग्राम ही रहने दिया गया। तो ये अकेला ऐसा मूल मात्रक है जिसमें किलो जैसा उपसर्ग है। बिल्कुल। और इन 7 के अलावा 2 पूरक मात्रकों का भी जिक्र है, रेडियन और स्टेरेडियन। ये हमेशा मुझे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। इसे ऐसे सोचिए, रेडियन एक 2D कोण है, जैसे पिज्जा के एक टुकड़े के कोने का कोण। ठीक है। जबकि स्टेरेडियन एक 3D कोण है, जैसे एक आइसक्रीम कोन के नुकीले सिरे का कोण। ये तरंगों और प्रकाश जैसी चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 मूल मात्रक हैं, पर गति, बल या ऊर्जा जैसी रोजमर्रा की चीजें तो इस लिस्ट में हैं ही नहीं। उन्हें कैसे मापा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है। हाँ, ये मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं, यानी उनसे मिलकर बनते हैं। हम मूल मात्रकों का गुणा या भाग करके इन्हें बनाते हैं। जैसे कि ध्वनि की गति, जो हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक है। बिल्कुल, जो लंबाई यानी मीटर और समय यानी सेकंड से मिलकर बना है। सही। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा की ओर ले जाता है, जिसे विमीय संगति या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं यानी डायमेंशंस हमेशा समान होनी चाहिए। सही कहा। आप सेब में संतरे नहीं जोड़ सकते और भौतिकी में आप लंबाई में समय नहीं जोड़ सकते। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई नया फॉर्मूला बना रहा हूं तो मैं इन विमाओं पर इस्तेमाल करके ये जांच सकता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं भी या नहीं? बिल्कुल, यही इसकी असली ताकत है। ये भौतिकी में एक तरह का अंतर्निहित स्पेल चेक है। स्पेल चेक, वाओ। अगर आपके समीकरण के एक तरफ ऊर्जा की विमाएं हैं और दूसरी तरफ दूरी की, तो आपको पता है कि आपने कहीं गलती की है, बिना कोई असल गणना किए। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे समीकरण केवल गणितीय रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी सार्थक हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 मूल मात्रक है और हम उनसे दूसरे मात्रक बना सकते हैं। पर जब हम किसी परमाणु के केंद्र की बात करते हैं तो मीटर में उसे कैसे लिखेंगे? वो संख्या तो बहुत छोटी होगी जिसमें ढेरों शून्य होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर उपसर्ग यानी प्रीफिक्सेस काम आते हैं। ये वैज्ञानिक संकेतन को और भी आसान बनाने का एक तरीका है। शून्य गिनने के बजाय एक सरल शब्द का उपयोग? हाँ, जैसे हम रोज सुनते हैं 1000 ग्राम के लिए किलोग्राम, या कंप्यूटर मेमोरी में 10 की घात 6 बाइट्स के लिए मेगाबाइट और 10 की 9 के लिए गीगाबाइट। और यही तर्क छोटी संख्याओं पर भी लागू होता है। 10 की घात ऋण 3 मीटर के लिए मिलीमीटर, 10 की घात ऋण 6 के लिए माइक्रोमीटर और 10 की घात ऋण 9 के लिए नैनोमीटर, जैसा कि हम नैनो टेक्नोलॉजी में सुनते हैं। बिल्कुल, ये हमें परमाणुओं और अणुओं के पैमाने पर आसानी से बात करने की सुविधा देता है। तो ये प्रणाली हमें बहुत बड़ी और बहुत छोटी दोनों तरह की संख्याओं को संभालने में मदद करती है। लेकिन जब हम तारों और आकाशगंगाओं की बात करते हैं तो किलोमीटर भी एक बहुत छोटी इकाई लगने लगती है। हाँ, खगोलीय पैमाने पर मीटर या किलोमीटर में दूरी बताना बहुत अव्यावहारिक है। इसीलिए खगोलविदों ने अपनी कुछ खास इकाइयां बनाई हैं। सबसे प्रसिद्ध है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ये नाम थोड़ा धोखा दे सकता है ना? हाँ, ये समय नहीं बल्कि दूरी की इकाई है। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि जब हम कहते हैं कि कोई तारा 4 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब है कि हम जो प्रकाश आज देख रहे हैं वो उस तारे से 4 साल पहले चला था। तो हम असल में अतीत में देख रहे होते हैं। हाँ, जब भी हम दूरबीन से देखते हैं। फिर एक और इकाई है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ये हमारे सौर मंडल के अंदर की दूरियों के लिए बहुत उपयोगी है। ये कहने के बजाय कि बृहस्पति सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, हम बस कह सकते हैं कि वो 5.2 AU दूर है। ये ज्यादा आसान लगता है। बहुत ज्यादा। और फिर है पारसेक, जो शायद खगोलविदों की सबसे पसंदीदा इकाई है। पारसेक, हाँ। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी हम एक ऐसी इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे समझने के लिए हमें एक और विशाल इकाई की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मांड का पैमाना सच में दिमाग चकरा देता है। बिल्कुल।
और ये सभी इकाइयां, चाहे वो नैनोमीटर हो या पारसेक, हमें उस भाषा की शक्ति दिखाती हैं जिसे हमने बनाया है। हाँ, हमारे स्रोत में कुछ और दिलचस्प मान दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये भाषा कैसे काम करती है। जैसे कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU का मान, जो 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम है। यह इतनी छोटी संख्या है, लेकिन इसी की वजह से रसायनज्ञ परमाणुओं का वजन सटीकता से कर पाते हैं। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है चंद्रशेखर सीमा। स्रोत के अनुसार ये 1.4 सौर द्रव्यमान या 2.810⁻30 किलोग्राम है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है ना? नहीं, ये ब्रह्मांड में एक तरह की विभाजक रेखा है। विभाजक रेखा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह किसी तारे के भविष्य का फैसला करती है। अगर किसी मरते हुए तारे का कोर इस सीमा से हल्का है तो वो शांति से एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। और अगर भारी है तो? लेकिन अगर उसका कोर इस सीमा से भारी है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाएगा और एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाएगा। वाह! तो हमारा वही किलोग्राम जो सब्जी खरीदने के काम आता है, वो ब्लैक होल बनने की भविष्यवाणी भी करता है। ये सच में दिखाता है कि ये प्रणाली कितनी व्यापक है। यही इसकी खूबसूरती है। एक ही भाषा, एक ही इकाई, परमाणु से लेकर ब्रह्मांडीय घटनाओं तक हर पैमाने पर काम करती है। तो आज हमने माप की अराजकता से लेकर एक सार्वभौमिक भाषा यानी SI प्रणाली तक की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे केवल 7 मूल मात्रकों से भौतिकी की पूरी इमारत खड़ी होती है, जो हमें सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक सब कुछ मापने की शक्ति देती है। यह सिर्फ संख्याओं और परिभाषाओं के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड को समझने और उसके बारे में एक दूसरे से संवाद करने के लिए एक साझा ढांचा बनाने के बारे में है। जब दुनिया भर के वैज्ञानिक 1 मीटर या 1 सेकंड की बात करते हैं, तो वे सभी ठीक एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं। और यही वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति की नींव है। समाप्त करने से पहले एक विचार। स्रोत में ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला का उल्लेख है। इसका नाम कैंडल यानी मोमबत्ती से आया है ना? हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआती परिभाषा एक मानक मोमबत्ती की चमक पर आधारित थी। आज इसकी परिभाषा ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि ये सभी इकाइयां किसी न किसी वास्तविक मानवीय अनुभव से जुड़ी हैं। हाँ, आपके फोन की स्क्रीन की चमक भी कैंडेला में ही मापी जाती है। यह इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इन मूलभूत इकाइयों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कितनी मानवीय और सहयोगात्मक रही होगी। सही कहा। हम लंबाई को एक छड़ी से माप सकते हैं, द्रव्यमान को एक वजन से, लेकिन अब चमक जैसी चीज को कैसे मापते हैं? वैज्ञानिकों ने इस पर सहमति कैसे बनाई होगी? ये केवल प्रकृति के नियमों की खोज नहीं है, बल्कि उन नियमों का वर्णन करने के लिए एक साझा भाषा का निर्माण भी है।